आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने संघवाद की विशेषताएं, संघवाद क्या है, ये सब बताया था। अब बच्चों मैं आपको 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो इस चैप्टर से आते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। वो 4 क्वेश्चन क्या हैं? पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि संघवाद कितने प्रकार का होता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीयकरण में क्या अंतर है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या अंतर है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है क्या भारत एक संघीय शासन व्यवस्था है भारत में। चौथा जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा बच्चों कि 1992 में भारत सरकार ने विकेंद्रीयकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे। तो हम सबसे पहले चलते हैं बच्चों ये पता करने कि संघवाद कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों संघीय शासन व्यवस्था गठित करने के 2 रास्ते होते हैं, ठीक है। केंद्र और विभिन्न राज्यों सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर एक संघीय सरकार में अलग अलग तरीके से होता है। तो पहला जो तरीका है वो है हमारा साथ आकर संघ बनाना। इसमें क्या होता है, 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई गठित करते हैं। इसमें 2 स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं या बहुत सारे स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं और आकर मिलते हैं आपस में और एक बहुत बड़े संघ का गठन करते हैं। तो इसको हम कहते हैं साथ आकर संघ बनाना। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद इसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे आपने फूल का बुके देखा होगा बच्चों, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर होते हैं और हर फ्लावर की अपनी एक विशेषता होती है और लेकिन वो एक गुच्छे में बंधे होते हैं, तभी उसको हम बुके कहते हैं। तो साथ आकर संघ बनाना एक तरीके से उसी की तरह है। डिफरेंट कंट्रीज़ होती है जो आपस में मिलकर एक बड़े यूनियन का गठन करती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में मिलकर एक बड़े संगठन का निर्माण करती हैं। अब चलते हैं हम दूसरे वाले संघवाद में, साथ लेकर चलने वाले संघवाद में। इसमें क्या होता है कि कई ऐसे बड़े राष्ट्र हैं बच्चों जिसमें बड़ी विविधता देखने को मिलती है और इन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाता है और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। इस प्रकार के संघवाद का उदाहरण हमें स्पेन, बेल्जियम और भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है, ईस्टर्न स्टेट है, इनको विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। इसमें संघ शब्द नहीं आया है, परंतु भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है, ठीक। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्या भारत में संघीय व्यवस्था है। तो बच्चों सबसे पहले हमें जो हमारी संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं थी उन्हें याद रखना है। जैसा पहला हमारा है कि संघीय शासन व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें 2 स्तरीय सरकार होती हैं। क्या भारत में हमें ऐसा देखने को मिलता है? जी हाँ, भारत में यहाँ सरकार 2 से अधिक स्तर की है, एक राज्य सरकार और दूसरी केंद्रीय सरकार। अब हमारा दूसरी विशेषता है कि इन संघीय शासन व्यवस्था में दोनों स्तर की सरकारों में शक्ति का वितरण किया जाता है। तो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि दोनों स्तर की सरकारों के शक्तियों का विभाजन संविधान में अलग अलग किया गया है, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं, जिनमें इन दोनों स्तर की सरकारों के अधिकारों का विवरण हमें मिलता है। अच्छा, तीसरी हमारा है कि संविधान में अधिकार
का जो परिवर्तन करना है वो कोई भी एक स्तर की सरकार नहीं कर सकती। तो क्या भारत में भी ऐसा ही है? जी हाँ, संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं उनमें जो परिवर्तन करना है उसमें दोनों स्तर की सरकारों को साथ में होना पड़ता है। कोई एक भी स्तर की सरकार अपनी सहमति से उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। पांचवी हमारी विशेषता थी कि स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है? जी हाँ, हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो राज्य और केंद्र के फैसले करती है, उनके अधिकारों का विवेचन करती है, विश्लेषण करती है, और अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो वो निष्पक्ष होकर इन दोनों स्तरों का फैसला और विवादों को सुनती है और निर्णय करती है। अब आता है हमारा कि संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका का एक संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हैं या जो भी प्रावधान दिए हैं उनकी व्याख्या कौन करेगा? तो हमारे यहाँ पे जो स्वतंत्र न्यायपालिका है संघीय शासन व्यवस्था में वो करती है। तो भारत में भी इस स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो संविधान के प्रावधानों का व्याख्या करने का अधिकार केवल उसे होता है। अब आता है कि एक और विशेषता है कि संघीय शासन व्यवस्था में सभी स्तरों की जो वित्तीय है, फाइनेंशियली कंडीशन है, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उनके अलग अलग अपने डिफरेंट सोर्सेज होने चाहिए, वो स्वतंत्र होने चाहिए। ये कह सकते हैं कि वित्तीय स्वायत्ता यानी कि फाइनेंशियली फ्रीडम होनी चाहिए, उनके अपने सोर्सेज होते हैं। तो क्या भारत में दोनों स्तर की सरकारों के राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में दोनों स्तर की सरकारों के विभिन्न सोर्सेस हैं। ठीक है, अब आता है दोहरे उद्देश्य। एक और विशेषता है कि हमारे यहाँ पे दोहरे उद्देश्य, जैसे संघीय शासन व्यवस्था है, इसकी विशेषता क्या है? दोहरा शासन होता है कि आंतरिक जो राज्य हैं उनके विकास के लिए राज्य स्तर की सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार कार्य करती है। तो क्या भारत में भी ऐसा ही है? जी हाँ, देश की एकता की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कार्य करती है और क्षेत्रीय विविधताओं को विकसित करने के लिए राज्य सरकारों का कार्य करती है। हाँ, तो बच्चों अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीकरण में क्या अंतर है, यानी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस है। तो केंद्रीयकरण का अभिप्राय होता है जो सत्ता है वो केंद्र सरकार के पास होती है, और जबकि विकेंद्रीकरण में सत्ता को विभिन्न इकाइयों में बांट दिया जाता है। जैसे कि वाइट जो है उनके अनुसार उन्होंने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को समझाने का बड़ा अच्छा प्रयास किया। उन्होंने बताया है कि प्रशासन के निम्न तल से उच्च तल की ओर जब सत्ता का हस्तांतरण होता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जब सत्ता का ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम केंद्रीयकरण कहते हैं। जबकि विकेंद्रीकरण में सत्ता ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यानी छोटी छोटी इकाइयों में बढ़ जाती है। यानी कि सेंट्रलाइजेशन का अर्थ है कि सारी सत्ता केंद्र सरकार के पास होना, एक किसी सर्वोच्च सत्ता के पास होना, उसी के पास सारी सत्ता रहेगी, और जो उसके अधीन स्थल है उनके पास सत्ता नहीं होगी। जबकि विकेंद्रीकरण में सत्ता ऊपर से निम्न स्तरों पर बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, अब हमारा चौथा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर बोर्ड में आता है बच्चों, वो है कि भारत सरकार ने 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में कौन कौन से कदम उठाए। तो इसके लिए उन्होंने 73वां संशोधन यानी अमेंडमेंट किया, 73 अमेंडमेंट किया। और इस अमेंडमेंट में ये कब किया गया बच्चों? 1992। अमेंडमेंट और संशोधन का अर्थ होता है संविधान में कुछ परिवर्तन करना। तो ये परिवर्तन कब किया गया बच्चों? 1992 में। और इस परिवर्तन, ये कौन से नंबर का परिवर्तन था? 73।
तो इसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए। सबसे पहला कदम क्या उठाया? उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वयंशासी निकायों के चुनाव जो हैं वो नियमित होंगे। इससे पहले क्या होता था, जो ग्राम पंचायतें होती थी उनका चुनाव नियमित नहीं होते थे, कभी हो गए 10 साल हो गए नहीं हुए। लेकिन 1992 के बाद जो चुनाव होंगे, ठीक जैसे हमारे राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होते हैं हर प्रत्येक 5 वर्ष बाद, उसी तरीके से यहाँ पर भी स्थानीय स्वयंशासी निकायों के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होंगे। दूसरा संशोधन किया इन्होंने कि पंचायती शासन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित की गई। तीसरा संशोधन उन्होंने किया, महिलाओं के लिए ये पंचायती राजों में कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित की जाएं। ठीक। चौथा हमारा परिवर्तन जो किया है वो क्या है कि राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वयंशासी निकायों को देना पड़ेगा। और पांचवा क्या किया है, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाए। और नेक्स्ट परिवर्तन उन्होंने कौन सा स्टेप उठाया बच्चों? राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन्हें भी देना पड़ेगा तथा पंचायती राजों को राजस्व संबंधी स्वतंत्रता भी प्रदान की और उनके अपने सोर्सेज भी बनाए ताकि वो पूरी तरीके से राज्य सरकार पर डिपेंड ना रहे। तो अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अच्छा, तो बच्चों अब जो भी डाउट्स है तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि संघवाद की विशेषताएं जब तक हमें पता नहीं चलेंगी तब तक हम इन सारे क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान से आप करेंगे।